नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं चौहान सर साइंस क्लासेस में, ऑनलाइन एजुकेशन में। और आज की क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के ऊपर एक आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा और विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख, विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख के बारे में पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, आरबीएससी बुक का ही है, ध्यान देना, सॉरी एनसीईआरटी का। तो एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के दे रखा है आपको 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे मध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मैं इसकी स्थिति बना रहा हूं, मान लेता हूं ये स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है ए बी। अब इस स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो मध्य स्थिति से, यानी ये मान लेता हूं मैं 1 सेंटीमीटर आपने क्या किया, इसको खींचा। तो यह है स्प्रिंग ए बी। अब डायरेक्ट आपको सीधा नहीं पूछेगा कि उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। अगर सीधा पूछेगा तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा के, लेकिन इसमें कार्य तो हम इधर ध्यान देना। अगर इस स्प्रिंग को खींचोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बल। अब इस स्प्रिंग को खींचने पर इस पर बल लगाया, इसके कारण ये 1 मीटर क्या हुई, विस्थापित, यानी इसमें क्या उत्पन्न हुआ, विस्थापन। और हमने जब कार्य ऊर्जा चैप्टर स्टार्ट किया तब आपको बताया था बल गुणा विस्थापन क्या निकल के आता है, कार्य। और ये भी बताया था प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लासों में, कार्य बराबर हो सकता है स्थितिज ऊर्जा। और जाहिर सी बात है कि इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। पहले स्प्रिंग इतनी थी, 1 सेंटीमीटर मध्य स्थिति से खींचने पर इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, लेकिन कब हुआ, जब क्या लगाया, बल लगाए तो क्या उत्पन्न हुआ, विस्थापन हुआ तो क्या हो गया, कार्य। यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। यहां से स्पष्ट हो रहा है कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या दिया गया आपको, दिया गया है, एक तो आपको दिया गया है स्प्रिंग नियतांक, यानी के की वैल्यू आपको दे रखी है 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर। इसे मध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर, यानी विस्थापन, जिसे हमने स्थितिज ऊर्जा में किससे व्यक्त किया, x से, d ले सकते हो या s ले सकते हो। ये आपको कितना दे रहा है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100, यानी 100 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में, यानी 0.01 क्या हो जाएगा, मीटर। अब हमारे पास स्प्रिंग नियतांक यानी के की वैल्यू है, विस्थापन कितना है, 0.01 मीटर। अब हमें निकालनी है इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। हमने सिद्ध किया था सरल लोलक के लिए वगैरह, वो वाली, उसमें के की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू आपके पास है, निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, वो भी किसकी, स्प्रिंग की। तो ध्यान देना, 1/2 के की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 × 10⁴ इंटू x कितना, विस्थापन 0.01 x², मतलब इसका स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिख दो। अब इसको आगे सरल करना है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 1/2 × 3 × 10⁴। ध्यान देना, यहां से पॉइंट हटेगा, कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 अंक को नीचे क्या हो जाएगा, 2 अंकों का भाग लग जाएगा, 1 0 0 इंटू, यहां से पॉइंट हटेगा तो भी किसका भाग लग जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा। ये कितने जीरो है, 2 और 2 4, तो इस 4 से ये 4 जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास फाइनली बचा क्या है, 1/2 मैं यहाँ कर रहा हूँ 1/2 × 6, ये कितना हो जाएगा 3,
और स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य उसका मात्रक होता है जूल। तो इस स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य कितना जूल। अब हम पढ़ेंगे विद्युत संयंत्र का ब्लॉक, यानी विद्युत संयंत्र कैसे काम करता है। तो विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख, सबसे पहले ये आपके सामने विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख बना हुआ है। सबसे पहले क्या किया जाता है, या तो कोयले का दहन किया जाता है, या नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन द्वारा, या सौर ऊर्जा या सौर ऊष्मा संयंत्र द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। क्या उत्पन्न की जाती है, ऊष्मा। यानी कोयले का दहन, जैसे कोयले में क्या होता है, कार्बन, और कोई भी चीज कब जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CO2। ये हो गया कोयले का दहन। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है। तो इसके कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ऊष्मा के कारण पानी, यानी पानी क्या होता है, गर्म होता है, फिर पानी कन्वर्ट होता है भाप में। क्या बन जाता है पानी, भाप। और भाप में बहुत ही एनर्जी होती है, इस कारण भाप द्वारा टरबाइन या जनित्र चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, टरबाइन या जनित्र। अब इस भाप को पुनः शीतलक जो कार्य करता है पानी को ठंडे करने का, यानी भाप को ठंडा करेगा, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। फिर पानी भाप बनकर इस टरबाइन को चलाएगी, यानी विद्युत जनित्र को चलाएंगी। इस प्रकार विद्युत संयंत्र कार्य करता है। और हम आगे विद्युत संयंत्र के ब्लॉक में ये पढ़ेंगे कि कोयला द्वारा कैसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जल विद्युत संयंत्र कैसे उत्पन्न की जाती है, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है पवन ऊर्जा द्वारा। और सौर ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट है, आजकल यही चल रहा है, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न। हमने विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख, यानी विद्युत उत्पन्न कैसे होती है, उनका प्रक्रम पढ़ लिया। अब उसी प्रक्रम यानी ब्लॉक आरेख के आधार पर हम अलग अलग विधियों से विद्युत कैसे उत्पन्न करेंगे। यानी विद्युत कोयले द्वारा भी विद्युत होता है। कैसे उत्पन्न होता है कोयले द्वारा विद्युत, प्रोसेस ब्लॉक आरेख यानी विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख के अकॉर्डिंग ही होगा। कोयला संयंत्र यानी कोयले द्वारा विद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है, तो पैटर्न वही रहेगा ब्लॉक आरेख वाला। इस प्रकार के संयंत्र में कोयले का क्या किया जाता है, दहन, यानी कोयले को जलाया जाता है, और कोई भी चीज जलाई जाती है तो क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। अब प्राप्त ऊष्मा को, इस ऊष्मा से पानी को किस में बदला जाता है, भाप में बदला जाता है। यानी प्रक्रम ध्यान देना, सबसे पहला प्रोसेस कर रहा है ब्लॉक आरेख की तरह ही है, कोयले का दहन। अब कोयले का दहन होगा तो क्या होगी, ऊष्मा, यानी ऊष्मा। अब वो प्राप्त ऊष्मा है किसको दी जाएगी, इस ऊष्मा को पानी को भाप में बदलकर ऊष्मा से, यानी ये पानी है, पानी को दी जाती है। इस कारण पानी किस में बदलता है, भाप में। और ये भाप आगे किसको दी जाती है, टरबाइन को या विद्युत जनित्र को, विद्युत जनित्र को। ये चीजें तभी समझ में आएगी जब आपको ब्लॉक आरेख अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कोयला संयंत्र यानी इस प्रकार के संयंत्र में कोयले का दहन करके ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इस ऊष्मा से पानी को भाप में बदलकर टरबाइन को गति दी जाती है, तथा उससे जुड़े हुए विद्युत जनित्र से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे नाभिकीय संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। पहला हमने पढ़ा कोयले द्वारा विद्युत उत्पन्न करना, और दूसरा है नाभिकीय संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। तो क्या होता है, ब्लॉक आरेख हमें पता होना चाहिए। यानी इस प्रकार के प्रक्रम में नाभिकीय विखंडन से, तो सबसे पहले क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। नाभिकीय विखंडन ये आपके 11th का है, विखंडन तथा संलयन। फिर भी बता देता हूं, विखंडन मतलब टूटना। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, यानी जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है तो क्या होता है, नाभिक का विखंडन। अब है बात कर रहा हूं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। यानी जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संलयन। आप 11th में इसका विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा आ गया तो बता देता हूँ। विखंडन मतलब टूटना, नाभिक का टूटना। संलयन मतलब नाभिक का जुड़ना। तो क्या होता है इस प्रकार में ध्यान देना,
इस प्रकार के प्रक्रम में नाभिक के विखंडन से, यानी नाभिक का विखंडन होगा तो क्या प्राप्त होगी, उष्मा ऊर्जा, और उस उष्मा ऊर्जा से, वही प्रोसेस है, उष्मा ऊर्जा से पानी को किस में बदला जाएगा, भाप में, और भाप से क्या उत्पन्न की जाती है, टरबाइन तथा जनित्र द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है, विद्युत ऊर्जा, सॉरी विद्युत का। अब ध्यान देना, वही प्रोसेस है, पहले क्या करना, विखंडन, विखंडन के कारण जो भी उष्मा होगी वह उष्मा किसको देना, पानी को, पानी को उष्मा दी जाती है, इस कारण पानी किस में बदलता है, वाष्प में, और वाष्प द्वारा टरबाइन, वाष्प द्वारा टरबाइन या जनित्र चलाया जाता है, इस कारण क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा, विखंडन के कारण उष्मा, उष्मा के कारण पानी किस में बदलेगा, पानी वाष्प में, और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगी, विद्युत, यानी नाभिकीय संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का क्या करना, उत्पन्न करना। तो क्या होता है, इस प्रकार के प्रक्रम में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त उष्मा से, वही प्रोसेस है, एक बार ब्लॉक आरेख समझना जरूरी है, पानी, पानी किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प में, और वाष्प द्वारा क्या चलाया जाता है, टरबाइन और जनित्र, और उनके द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है, विद्युत। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादन, तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं विद्युत उत्पन्न करने का। और आपने सुना भी होगा कि जल द्वारा विद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है, क्या जल द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, तो आज हम सीखेंगे जल द्वारा कैसे विद्युत उत्पन्न होती है। तो इस पूरे प्रक्रम को समझने के लिए इसमें क्या किया जाता है, ध्यान देना, एक संयंत्र द्वारा, जैसे नदी में एक बांध में ये बना दिया जाता है विद्युत संयंत्र, जिसमें यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, किसको इकट्ठा किया जाता है, ऐसा एक प्रक्रम बना दिया जाता है, जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, और पानी को एकत्रित करने से इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी आपने सुना होगा बांधों में पानी इकट्ठा किया जाता है, किसके लिए, विद्युत के लिए। तो पानी बांध में रुका हुआ है, उसमें कौन सी ऊर्जा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है या पानी रोका जाता है, बढ़ती बढ़ती ऊंचाई बढ़ती है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि वी नो दैट mgh, ये h बढ़ेगा तो इन दोनों का गुणा भी बढ़ेगा। तो इन पानी को इकट्ठा किया जाता है, और यहाँ से एक छोटा सा पाइप लगा दिया जाता है। अब ध्यान देना, आपने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा, नल है और पाइप है, और आपको वहाँ आगे से पकड़ोगे तो एकदम पानी की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, पानी बहुत दूर तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार पहले यहाँ पानी इकट्ठा किया, फिर यहाँ छोटा सा पाइप लगा दिया, और इस पाइप के आगे इसमें एक टरबाइन या जनित्र लगा दी, गोल टरबाइन, यहाँ टरबाइन लगा दिया। पहले यहाँ पानी की स्थितिज ऊर्जा थी, फिर यहाँ पाइप लगाने के कारण पानी की क्या बढ़ गई, गतिज ऊर्जा, यानी पानी स्पीड से यहाँ जाने लगा। इस गतिज ऊर्जा के कारण ये टरबाइन घूमने लगा, और टरबाइन घूमने लगा, टरबाइन से साथ जनित्र घूमने लगा टरबाइन द्वारा, तो क्या उत्पन्न होने लगी, विद्युत। तो इस प्रक्रम में पानी को संचित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, और एक प्रक्रम पाइप द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है, और टरबाइन को घुमाया जाता है, और इस प्रकार टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा हुआ जनित्र भी घूमता है, और क्या उत्पन्न होती है, विद्युत। यानी जल द्वारा भी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक बार लैंग्वेज की ओर चलते हैं। इस प्रक्रम में विद्युत संयंत्र में बांध बनाकर, ये लो बांध बना दिया, बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ तक पानी आएगा, यहाँ तक आएगा तो पानी की स्थितिज ऊर्जा h बढ़ रहा है, तो पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, तथा इसकी गतिज ऊर्जा, तथा इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे, यहाँ एक पाइप लगा दिया, इस कारण पानी यहाँ से तेज जाएगा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन, यानी गति, पानी में गति होने लगी है, तो कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। टरबाइन को घुमाया जाता है, जैसे ही पानी इस टरबाइन पे आएगा तो ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के घूमने से इससे जुड़ा होता है जनित्र, और जनित्र से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत। यानी जल द्वारा भी क्या उत्पन्न होती है, विद्युत। यानी इसीलिए जल को क्या किया जाता है, बांधों में संचित किया जाता है, जिससे जल द्वारा क्या उत्पन्न की जा सके। आखिरी पढ़ रहे हैं पवन ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। एक सौर ऊर्जा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप बुक से पढ़ना। पवन ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करना, यानी आपने जैसलमेर में पवन ऊर्जा देखे होंगे संयंत्र, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा क्या किया जाता है,
पवन ऊर्जा यंत्र लगाया जाता है और यहाँ पंखे लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े। ये है ना हवा द्वारा घूमते हैं और इनके पीछे लगाया जाता है टरबाइन। क्या लगाया जाता है? टरबाइन। और टरबाइन द्वारा क्या घुमाया जाता है? विद्युत जनित्र। और विद्युत जनित्र द्वारा क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पादन होता है। तो इस प्रकार के संयंत्र में पवन चक्की, ये क्या है? पवन चक्की। जैसलमेर में देखी होगी आपने, ये वातावरण के लिए हानिकारक नहीं है, हितकारी में है। यानी इस प्रकार के संयंत्र में पवन चक्की को घुमाया जाता है और हवा की गतिज ऊर्जा से टकराकर किसको घुमाया जाता है? टरबाइन को घुमाया जाता है। और जनित्र द्वारा, यानी जब टरबाइन घूमेगा तो साथ में कौन घूमेगा? इससे जुड़ा होता है जनित्र। और जनित्र द्वारा क्या उत्पन्न होता है? हमने विद्युत ऊर्जा चैप्टर 10 में पढ़ा था। आप विद्युत जनित्र के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो चैप्टर 10 को पढ़े। यानी विद्युत उत्पादन किया जाता है और ये क्या है? वातावरण के लिए हितकारी है, यानी इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं है।